शांति, कृष्णा, खुशबू, केशुभा, मृण्मय, नूरुल, करणवीर, पूजा, मोहित, शानवी, जूही, नेहा, मीना, नेहा, अर्चना, हर्षित, मनीष, अनमोल, सीमा, एकता, कृतिका, स्वीटी, राजश्री, नीतू, अभिमन्यु, गरिमा, चंचल, राधिका। आदित्य। इस प्लेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। हेलो सपना। परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब बहलोल लोधी की डेथ होगी। बहलोल लोधी का बेटा निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पे बैठता है। बहलोल लोधी के कितने बेटे थे? हेलो सुशील, वेरी गुड। 9 बेटे थे। इन 9 में सबसे योग्य यही था, सिकंदर। और इसकी माता थी जयबंध। ये एक हिंदू सुनार की बेटी थी। बहलोल लोधी ने निजाम को अपनी मौत से पहले ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और एक नई परंपरा की शुरुआत की इन्होंने कि चूंकि 9 बेटे थे तो 9 दावेदार थे सल्तनत के, तो सल्तनत का इसके जाने में विघटन न हो जाए, तो जाने से पहले ही अलग अलग इलाके को अपने अलग अलग बेटों में बांट दिया था। शायद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला सुल्तान था जिसने ऐसा कदम उठाया। इसके पहले किसी ने बंटवारा नहीं किया था। अगला हमें मुगल में मिलता है, हुमायूं ने किया था। इसका सिर्फ यही प्रयास था कि उत्तराधिकार के लिए कोई संघर्ष ना हो। तो निजाम खां दिल्ली जाने के पहले उस समय के एक प्रसिद्ध संत थे, उनका नाम था शेख शमाउद्दीन। इनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। निजाम खान ने शेख शमाउद्दीन से कहा कि हे शेख, मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास रह करके वर्ण विन्यास और छंद शास्त्र पढ़ूं। ये क्या है जी? स्वप्न? अच्छा, नोट्स। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितनी क्रिएटिविटी से बनाया। हेलो विशाक्षी। अब ऐसे नोट अगर बना लोगे तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा आपकी सफलता। कितना सुंदर तरीके से हाईलाइट कर करके। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मैं भी नोट ही बनाता हूँ ना आपके सामने, सेम आपको भी फॉलो करना है। अपनी एक बुक लेके बैठो, नोटबुक, और उसको बनाओ। बनाने की प्रक्रिया में ही बहुत कुछ आप सीख जाते हो। आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा। शेख सनाउद्दीन से कहा कि मैं आपके पास रह करके वर्ण विन्यास और छंद शास्त्र पढ़ूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो शेख ने उसको आशीर्वाद भी दिया। फिर ये शव यात्रा में सम्मिलित हुआ। ये क्वेश्चन भी आया था। बहलोल लोधी के शव यात्रा में सम्मिलित होता है जलाली नाम की जगह पर। और फिरोज शाह तुगलक के शिकार खेलने का स्थान था कुश के फिरोज। वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाता है।
राज्याभिषेक करके फिर ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। सबसे कठिन काम था इसका कि किस तरह से अफ़गानी सरदारों को मनवाया जाए अपना वर्चस्व। बहलोल लोधी के जनाजे में शामिल हुआ निज़ाम, शेख शमाउद्दीन से मिलने के बाद। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं बहलोल लोधी के बारे में, PYQs आए हुए हैं, सॉरी सिकंदर लोधी के बारे में। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था, उसने अनाज पर ज़कात खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वो सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। अब आगे की जो छीटाकशी है, मार-धाड़, वो बड़ी ही फ़िल्मी। अब आगे की जो छीटाकशी है, मार-धाड़, वो बड़ी ही फ़िल्मी है। क्या है? फ़िल्मी। सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर तब बैठेगा ना, जब इसको अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्ति मिलेगी और इसके भाई ही इसके प्रतिद्वंदी थे। एक जगह है दिल्ली के पास है रापरी। रापरी में इसका भाई है आलम खां लोधी। इसी के पास एक और जगह है पटियाली। यूपी में बड़ा ही फेमस प्लेस है इटावा। इटावा के ही पास है एटा। और इसके बगल में ही है कन्नौज। इसके ऊपर है जौनपुर। जौनपुर के पास है कालपी। बयाना। ये प्लेसेस के नाम इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसमें जिक्र होगा इनका।
इसके बगल में है रीवा। ये सब राज्य हैं इनके अगल बगल जहां पे इनको नियंत्रण करना है सिकंदर लोधी को। सबसे पहले रापरी में इसका भाई है आलम खान लोधी, इसको इसने जीता। आलम खां यहां से भाग गया, भाग करके चला गया पटियाली। पटियाली में उस समय सरदार था ईसा खान लोधी। बहलोल लोधी पटियाली तो नहीं आया, लेकिन इटावा को घेर करके कई महीने इटावा को घेरे रहा और इसको जीत लिया। आलम खां फाइनली आत्मसमर्पण कर देता है और आलम खां को एटा का बना देता है, क्षमा कर देता है और एटा का बना देता है सूबेदार, हाँ कालपी अराई के पास। फिर सुल्तान चला पटियाली की तरफ, क्योंकि पटियाली ने आलम खां को शरण दिया था और यहाँ ईसा खान लोधी था पहले से, ये भाई ही था। पटियाली पर अधिकार हो जाता है और ईसा खान लोधी मर जाता है। सिकंदर लोधी ने पटियाली को सौंप दिया राय गणेश नाम के एक हिंदू सरदार को। फिर इसका भाई एक है बारबक शाह, कन्नौज में रहता है। बारबक शाह का सेनापति था शेख मोहम्मद कुर्बान और इसका उपनाम था काला पहाड़। काला पहाड़ के नाम से प्रचलित था। काला पहाड़ को हरा करके सिकंदर लोधी ने अपनी सेना में शामिल कर लिया, क्योंकि इसका उपयोग हो सकता था युद्ध में। अंत में बारबक शाह भी समर्पण के लिए बाध्य होता है और चूंकि इसका भाई ही था तो इसको जौनपुर के सिंहासन पर बिठा दिया सिकंदर ने और इस पर नजर रखने के लिए अपने विश्वास पात्र सरदारों को इसके अंडर में बिठा दिया। अंतिम विरोधी था इनका कालपी, ये भी भाई ही था, आजम हुमायूं। इसके विरुद्ध ये कालपी की तरफ प्रस्थान करता है, हराता है और कालपी पर अधिकार करता है और महमूद खान लोधी को सौंप देता है कालपी को। यह पहला अवसर था जब सिकंदर लोधी ने किसी विरोधी को हरा करके, आजम हुमायूं को हरा करके फिर उसी जगह नहीं रहने दिया, किसी और को दे दिया। इसी के बगल में एक यहाँ पे है बिहार में जथरा। तातार खां जतरा का राज्यपाल था। इसके खिलाफ भी अभियान किया, इसको भी हरा करके और इसका क्षेत्र इसको फिर से वापस दे दिया। बारबक बिहार का गवर्नर कल था इन द एपिसोड ऑफ बहलोल लोधी। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं बहलोल लोधी को। किसको डिस्कस कर रहा हूं? सिकंदर लोधी को।
जौनपुर में कौन सा राजवंश है था पहले? सॉरी। अभी मैं क्या बोल रहा था? हाँ, शर्की राजवंश। शर्की राजवंश का खात्मा करने की पूरी कोशिश की थी बहलोल लोधी ने, लेकिन अभी तक शर्की राजवंश का दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से विलय नहीं किया जा सका था। तो शर्की राजवंश को दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से विलय करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू करता है सिकंदर लोधी। तो इसने शुरुआत यहाँ से की कि पहले शर्की जितने भी बचे हैं, इनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं, इनको अपने अंडर में लिया जाए। तो लंबी कहानी थी। इसके बाद ये बयाना था। बयाना का एक अलग शासक था, सुल्तान अशरफ। ये स्वतंत्र हो गया था। और इसका पिता था सुल्तान अहमद जिलवानी में। ये शर्की वंश के तरफ निष्ठावान था, जिलवानी इसका पिता। सिकंदर ने जिलवानी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो बयाना छोड़ दे तो उसे दूसरे दो चार इलाके जो उतने ही इंपॉर्टेंट है वो दे दिया जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा। जलेसर, चंदवार, मरहरा, सकीत। लेकिन जिलवानी ने कहा नहीं, हम ये नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सिकंदर ने पहले आगरा को घेरा। आगरा में ही जिलवानी का शासन था। तो पहले आगरा को घेरा, फिर अशरफ को घेरा। अशरफ बयाना में शासन था और 1491 में बयाना को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया और बयाना में नियुक्त किया गया खाने खाना फार्मूली को। तो इस तरह से इस पूरे इलाके में सिकंदर लोधी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। यहां तक कहानी समझ में आई। इतना डिटेल में आपके पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे डिटेल में ही आपको बताना है, शॉर्टकट में नहीं। मैनपुरी यूपी में है। वहां के चौहान राजपूतों की एक शाखा थी जो जौनपुर और गोरखपुर की सीमा के बीच रहते थे, गुंडे थे वो। उनका नाम था बचगोती राजपूत। तो एक बार सिकंदर चौगान खेलने, 1451 की घटना, 1491 की, चौगान खेलने नगर से बाहर जा रहा था। तभी उसने सुना कि जोगा नाम के गुंडे ने, जो कि बचगोती राजपूतों का नेता है, जौनपुर पर अटैक कर रहा है और जौनपुर में इनके प्रतिनिधि मुबारक खान रूहानी को बंदी बना रखा है और रीवा के राजा के अधीन मुबारक खां को बंदी बना रखा है, यानी बंदी बना करके रीवा भेज दिया। और इसी सिलसिले में जौनपुर में बारबक शाह को नियुक्त किया गया था। ये भाग गया।
अब सिकंदर एक विशाल सेना लेकर के जौनपुर की तरफ चलता है। बारबक शाह इसको रास्ते में ही मिल गया। जब रीवा के राजा को पता चला कि सुल्तान आ रहा है तो उसने मुबारक खान रूहानी को छोड़ दिया। जोगा भाग करके चला गया हुसैन शाह सरकी की शरण में। सिकंदर ने हुसैन शाह सरकी को एक बड़ा ही प्यार से लेटर लिखा और कहा कि आप जोगा को छोड़ दो तो हम आपको छोड़ देंगे। उसको जब पता है कि मेरा भाई बारबक शाह जौनपुर में है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई बार जौनपुर की तरफ देखने की। तो शर्की शासक ने बड़ा ही तिरस्कार और अहंकारपूर्ण उत्तर देता है सिकंदर को। अब सिकंदर के पास एक ही विकल्प था, युद्ध। गया और हुसैन शाह को परास्त कर दिया। हुसैन शाह यहां से भाग गया बिहार और बारबक शाह को फिर बिठा लिया जौनपुर की गद्दी पर 1491 में। फिर थोड़ी देर बाद इसको समाचार मिलता है कुछ ही दिनों बाद कि बारबक शाह को यहाँ के अमीरों ने मार के भगा दिया, जमींदारों ने। सिकंदर परेशान हो गया, इसको जो देखो वही भगा दे रहा है मार के। काला पहाड़ आपने सुना होगा इसके पहले। काला पहाड़ कौन था? कुर्बान का सेनापति। इन दोनों को सिकंदर लोदी ने आदेश दिया कि जौनपुर जाओ और अयोग्य और कायर बारबक शाह को पकड़ के लाओ। कोई भी अटैक करता है भाग जाता है छोड़ के। और जौनपुर को अंतिम में दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। तो फाइनली जौनपुर सिकंदर लोदी के टाइम में मिलाया जा सका। उसके पहले इसका स्वतंत्र अस्तित्व बचा हुआ था और जौनपुर का राज्यपाल बना दिया गया मुबारक खां लोदी मुजी खेल को। इसके बाद सिकंदर ने आक्रमण किया चुनार पर। चुनार में ही हुसैन शर्की जाकर के किले में छुपा हुआ था इसलिए। लेकिन चुनार का जो किला है वो बहुत ही दुर्गम है, उस पर अधिकार नहीं किया जा सकता। तो सिकंदर ने घेरा नहीं डाला। चुनार के बगल में ही रीवा था, वो रीवा चला गया। रीवा के राजा रायभेद थे, उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया। जब यहां से वापस लौट रहा था तो बीच में एक जगह पड़ता है डलमऊ। डलमऊ नाम की जगह पे उस जमाने में कभी राज करते थे शेर खान रूहानी। शेर खान रूहानी को तो बचगोती राजपूतों ने मार डाला था, लेकिन इनकी बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट पत्नी थी, विधवा थी। इसको देखते ही सिकंदर लोदी का दिल आ गया इसके ऊपर। तो सिकंदर लोदी ने इसकी विधवा से शादी कर ली। रीवा में रायभेद ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन लौटते ही स्वतंत्र हो गया। 1494 में सिकंदर लोदी ने फिर अटैक किया इसके ऊपर और फाइनली अधिकार कर लिया रीवा पर। तो इस तरह से सिकंदर लोदी की ये आंतरिक नीतियां हैं। यहां तक समझ में आ गया?
इसके बाद हम बात करेंगे कि उसने दिल्ली सल्तनत का और विस्तार कैसे, यानी उसकी विदेश नीति क्या थी। इसकी विदेश नीति क्या थी। जौनपुर पर जब इसका अधिकार हो गया तो इसकी सीमाएं मिलने लगी बिहार से। ये जौनपुर है और ये बिहार। बिहार बंगाल का ही एक भाग था उस जमाने में। और जौनपुर का जो शासक भागा था हुसैन शाह शर्की, ये बिहार में ही रह रहा था। तो बिहार को जीतना आवश्यक था। हुसैन सर्की को बहुत सारे बिहार के जमींदार सपोर्ट कर रहे थे। और इन जमींदारों का लीडर था एक भील राजा। इलाहाबाद के निकट एक जगह है फफंद। कोई है क्लास में इलाहाबाद का? फफंद या फाफा मऊ? फफंद है कहीं वहां, फाफा मऊ कोई कस्बा होगा, है? तो ये भील राजा उस फाफा मऊ का राजा था। ये उसी की बात। तो सिकंदर लोदी और इस फफंद के राजा में टकरार होना लाजमी था। सुल्तान ने खूब कोशिश की लेकिन इसका दमन नहीं कर पाया। और जब जब वो सेना लेके गया तब तब इलाहाबाद में बाढ़ आ गई। उसकी बहुत सारी सेना बाढ़ में डूब गई। हुसैन शाह शर्की ने देखा कि सिकंदर लोदी की सेना बाढ़ में डूब गई है, तो सोचा कि अब मैं ही क्यों ना अटैक कर दूं। लेकिन जब तक हुसैन शाह की सेना इलाहाबाद तक पहुंचती, सिकंदर लोदी ने अपनी दूसरी सेना बुला ली और फिर हुसैन शाह पराजित हुआ उस लड़ाई में और फिर भाग गया। चूंकि बिहार पे अधिकार हो चुका था, बिहार के एक हिस्से पर अधिकार हो चुका था, तो सिकंदर ने महावत खां लोदी को यहाँ का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, प्रशासक। और बिहार का जो उत्तरी भाग था तिरहुत, इस पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ा। तिरहुत के राजा भी झुक गए। सिकंदर ने कहा कि भाई हमको कर दिया करो भूमि कर। मुबारक खां को सौंप दिया कि वो कर लेते रहो इनसे। बिहार का कोई है इसमें? तिरहुत के पास है दुर्वेशपुर। दुर्वेशपुर है। दुर्वेशपुर में आकर के सिकंदर लोदी आराम करने लगता है। और यहीं पे एक दरगाह है, शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा। याहिया मनेरी का दर्शन करता है। तो बिहार तक पहुंच गया, तो अगली बारी बंगाल की भी थी। और उसमें बंगाल का शासक है अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये खुद को भगवान कृष्ण का अवतार भी कहता था।
हुसैन शाह को अच्छा नहीं लगा कि बिहार सिकंदर लोदी के कब्जे में चला गया, क्योंकि ये जौनपुर और बिहार को अपने राज्य का हिस्सा समझता था। होना क्या था, पटना जिले में एक जगह है, पटना जिले कोई है यहाँ पे आसपास का, वहां पे एक जगह है बढ़। बढ़ है। तो अलाउद्दीन की सेना और सिकंदर लोदी की सेना में मुकाबला हुआ बढ़ में। सिकंदर लोदी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे महमूद खान लोदी और मुबारक खान रूहानी। जीत हार किसी की नहीं हुई, संधि हो गई। संधि क्या हुई कि अलाउद्दीन हुसैन शाह सिकंदर के शत्रुओं को शरण नहीं देगा। तो यहां पे इशारा किससे था, किसको शरण नहीं देगा? हुसैन शाह सरकी को। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और तिरहुत बिहार सारण के इलाके पर सिकंदर लोदी की सत्ता स्वीकार करेगा। इस तरह से सिकंदर लोदी की राज्य की सीमा बंगाल के पश्चिम तक पहुंच गई। बंगाल के अभियान से जब लौटा तो जौनपुर 6 महीने तक आराम करता रहा सिकंदर लोदी, और जौनपुर में जितनी भी शर्की स्मारक महल बागीचे थे 6 महीने तक उनको बस नष्ट करता रहा। शर्की सुल्तानों ने बड़ी सुंदर मस्जिद बनवाए थे, उन मस्जिदों को भी नष्ट कर देता। लेकिन उलेमाओं ने रोका, कहा कि पागल हो गए, मस्जिद को हटा रहे तो खुदा का घर है। तो मस्जिद चलो बच गए। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि थी राजपूतों पर अधिकार। धौलपुर, ग्वालियर, मंडरायल, ये सब स्वतंत्र थे। धौलपुर का शासक है विनायक देव, मणिक देव। तो ये सिकंदर लोदी के विरोधियों को शरण देता है और उनको उकसाता है, ऐसा इस पर आरोप लगाया। तो इस आरोप के पक्ष में सिकंदर लोदी को अटैक करना ही था। धौलपुर पर अटैक किया गया, उस पर अधिकार कर लिया गया। 22 फरवरी 1504 मंदिरों को गिरा करके वहां पे मस्जिदें बनवा दी गई और बहुत सारे बागीचों को उजाड़ दिया गया। धौलपुर में 2 साल तक ये रहा। अधम खां को धौलपुर का अधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद नंबर आता है ग्वालियर का। ग्वालियर का सुल्तान है सुल्तान शर्फ। इसने दिल्ली की प्रभुता को मानने से इनकार कर दिया। 1492 ईस्वी में इस पर अटैक किया गया। सॉरी, ग्वालियर का नहीं, सर्फ तो था बयाना का। बयाना ने सिकंदर लोदी की प्रभुता मानने से इनकार कर दिया। तो शर्फ की तरफ जब बढ़ा, बयाना की तरफ बढ़ा, तो बीच में ग्वालियर भी पड़ता था। ग्वालियर का शासक उस समय था राजा मान सिंह तोमर।
मान सिंह तोमर। तो ये बयाना के पास ही है, ग्वालियर। रास्ते में सिकंदर लोदी ने मान सिंह तोमर को इज्जत देने के लिए ख्वाजा मोहम्मद कुर्बान फार्मूली यानी काला पहाड़ के हाथों एक घोड़ा भिजवाया और एक खिलत यानी अपनी एक लंबी पोशाक। मान सिंह इससे बड़ा खुश हो गया और बयाना की लड़ाई की सहायता के लिए अपने भतीजे को 1000 घुड़सवारों के साथ भेज दिया। लेकिन सिकंदर लोदी चाहता था कि किसी तरह से ग्वालियर को वो जीत ले। मान सिंह को इसकी भनक लग गई। 1501 ईस्वी में उसने एक ख्वाजा सरा था उसके पास, उसका नाम था निहाल हिजड़ा। निहाल के हाथों एक डेलीकेट भेजता है वो पहाड़ों के साथ सुल्तान के पास। लेकिन निहाल कुछ ज्यादा ही सुल्तान सिकंदर के सामने बोल बैठा। सिकंदर नाराज हो गया। और एक नाराजगी तो थी ही, दूसरी नाराजगी ये थी कि मान सिंह तोमर ने कुछ सिकंदर लोदी के दुश्मनों को पनाह दी थी। धौलपुर के राय को भी इन्होंने पनाह दिया था। 1504 में सिकंदर लोदी वहां सेना लेकर के पहुंच गया और धौलपुर अपना स्टेशन बना करके ग्वालियर पे अटैक कर दिया। ग्वालियर के पास एक झील है असी या आसान झील, कोई ग्वालियर से है यहाँ पे? वहां अस्सी झील या आसान झील है। इसी झील के किनारे सिकंदर लोदी ने पड़ाव डाला। मान सिंह ने संधि की प्रार्थना की और सिकंदर लोदी के विरोधियों को अपने यहां से निकाल दिया। अपने बेटे विक्रमादित्य को बंधक के रूप में सुल्तान के पास भेजा। सुल्तान ने राजकुमार की इज्जत की और खुश होकर के धौलपुर फिर से राय विनायक देव यानी मणिक देव को लौटा दिया। लेकिन ग्वालियर के निकट एक जगह है मंडरायल। लौटते हुए यहाँ के मंदिरों को इसने नष्ट किया और मस्जिद बनाए। लेकिन ग्वालियर को जीता नहीं जा सका। कुछ सालों बाद फिर 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में ग्वालियर की कुंजी कहे जाने वाले अवंतगढ़, अवंतगढ़ भी एक जगह है, यहाँ इमाद खां फार्मूली और मुजाहिद खां के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। सिकंदर लोदी भी आया ग्वालियर पर अटैक करने। ग्वालियर ने वीरता से विरोध किया लेकिन षड्यंत्र से दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यही किले की नारियों ने जौहर कर लिया। और इस तरह से ग्वालियर का पतन हुआ। मुजाहिद खां को दुर्ग का अधिकारी बना दिया गया, ग्वालियर दुर्ग का। तो ये था ग्वालियर पर सिकंदर लोदी का अधिकार। यहां तक समझ में आ गया? गुड।
जौहर ग्वालियर किले की स्त्रियों ने किया। ग्वालियर पे अधिकार हो रहा है तो कौन करे? जौहर। इस तरह से 1510 में नागौर पर भी अधिकार हो गया। पंद्रह सौ चौदह में चंदेरी। इस बीच में ये घटना और घटी कि जब ये रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तो दिल्ली से काफी दूर था। रणथंभौर के राज्यपाल ने इसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी और यह संभल में ठहरा हुआ था, आराम कर रहा था। इसी अवधि में राज्य के विभिन्न भागों के 22 सरदार मिलकर के सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। यह षड्यंत्र यह था कि सुल्तान को गद्दी से हटाया जाए और इसके छोटे बेटे फतेह खां को गद्दी पर बिठाया जाए। सुल्तान को ये अच्छा, फतेह खां का गुरु था शेख ताहिर। शेख ताहिर को यह भेद बता दिया फतेह खां ने। शेख ताहिर ने कहा कि ऐसा है फतेह खां, इस विद्रोह की सूचना अपने बाप को दो। और फतेह खां ने ये सिकंदर लोदी को बता दिया। सुल्तान ने इन 22 सरदारों को मार डाला। यहां से ये आक्रमण करने चला मालवा की ओर। मालवा पहुंचने के पहले ये बयाना में रुक गया और यहां बीमार पड़ गया। इसको गले का कैंसर हो गया था। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मौत हुई और इसका मकबरा बनाया गया है खैरपुर, दिल्ली में। जब तक जिंदा रहा हाहाकार मचा के लड़ता रहा। ये वही ग्वालियर का किला है। और ये खैरपुर, दिल्ली में इसका मकबरा है। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। अब हम बात करेंगे इसके धार्मिक नीति की। संकीर्ण धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति है और कट्टरवादी है। लोधी गार्डन में सैयदों का भी है और लोधियों का भी है। मोहम्मद शाह का मकबरा है।
सिकंदर लोदी का भी मकबरा है। ये लोदी गार्डन का ही चित्र है। खैरपुर लोधी गार्डन को ही कहते हैं। उस समय लोधी गार्डन थोड़ी था वो, आज लोधी गार्डन हो गया। उस समय उस जगह का नाम खैरपुर था। जी नहीं, मैं दिल्ली रह करके लोधी गार्डन नहीं गया हूँ। बहुत सारी जगहों पे नहीं गया हूँ दिल्ली रहने के बाद भी। जामा मस्जिद नहीं गया हूँ, क्योंकि होता ये है ना कि वो हमारे पास ही है, कभी भी चले जाएंगे, वो जाते कभी नहीं। फिरोजपुर। खैर, सिकंदर लोधी के धार्मिक नीतियों पर प्रकाश डालने वाला व्यक्ति है रिजकुल्लाह। रिजकुल्लाह ने कौन सी किताब लिखी है? वाकयात मुस्ताकी में लिखता है कि जब सुल्तान नहीं बना था तब उसने हरियाणा में कुरुक्षेत्र पर आक्रमण करके वहां के प्राचीन मंदिरों और तालाबों की पवित्रता को भंग करने और तीर्थ यात्रियों को नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया था। और आदेश दिया था कि थानेश्वर जाकर के कुरुक्षेत्र का कुंड जहां पे लोग स्नान करते हैं उसको मिट्टी से पाट दिया जाए और वह जमीन वहां के मुसलमानों को मदद ए माश में दे दी जाए। और ऐसा ही अहमद यादगार भी लिखते हैं कि राज्य के विद्वानों को बुलाया और कहा कि इस संबंध में निर्णय दो। तो मलिक उल उलमा मौलाना अब्दुल अजोधनी ने इसको रोक लिया और कहा कि हिंदुओं के धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप ना करो। ये अशोधनी से चिढ़ जाता है और इसकी हत्या की चेतावनी भी दे डालता है। ये सल्तनत काल का एकमात्र उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोकने की कोशिश की। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, बहराइच के संत थे सालार महसूद गाजी। यहां जुलूस निकलता था, इस पर भी इसने बैन लगा दिया। यहाँ पर एक परंपरा थी नेजे की परंपरा, नेजा यानी झंडा। कोने कोने से लोग झंडा भेजते थे। कट्टर मुसलमान इस नेजे को मूर्ति से जोड़ते थे, मूर्ति पूजा से। इसको सही नहीं समझते थे, धर्म विरुद्ध। तो ये नेजा की परंपरा भी बंद करवा दी सिकंदर लोधी ने। कुछ कब्रें ऐसी थी जो बिना लाश की थी, मतलब मकबरे के रूप में थी वो। तो मकबरे को भी इसने मूर्ति पूजा समझ के मकबरों को भी नष्ट करवा दिया। ये कहो कि ताजमहल इसके बाद बना था, पहले बना हो तो ताजमहल भी तोड़वा देते। चेचक की देवी थी शीतला माता, इनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया।
और फिरोज की तरह हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण करने के लिए फुसलाया। मुस्लिम औरतों, पीरों फकीरों की मजार पर जाने को बैन कर दिया। और बहुत सारी मूर्तियों को गिराया इसने। मथुरा, मंदल, नरवर, उदगिर, चंदेरी, धौलपुर। रिस्कुल्लाह लिखता है कि मथुरा में जिस स्थान पर हिंदू स्नान करते थे वहां पर कुफ्र का कोई भी चिन्ह नहीं रह गया। यमुना के घाटों पर जहां हिंदू स्नान करते थे वहां पर उसने बाजार बनवा दिए और अधिकारी नियुक्त किए, किसी को स्नान नहीं करने दिया जाए। मथुरा में एक अजीब सा प्रतिबंध इसने लगाया। यमुना के तट पर हिंदुओं के दाढ़ी और सिर के बाल मुंडन करवाते थे लोग। मुंडन पर रोक लगा दिया। जहां जहां शिवलिंग देखता उसको कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया गया। अहमद यादगार लिखता है कि इसके डर से हिंदुओं ने मूर्तियों को जमीन में छिपा दिया था। जैसे नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से मूर्ति मंगा करके कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया। मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया, ताजिया निकलने पर। लेकिन इस्लामी रिवाज के खिलाफ अपनी दाढ़ी मुड़वाता था। फैशन में इस्लाम इसके शामिल नहीं था। तो हाजी अब्दुल वहाब नाम के व्यक्ति ने जब इससे पूछा कि आप दाढ़ी क्लीन सेव क्यों रहते हो, ये तो इस्लाम में हराम है, तो इसने उसका रीजन नहीं बताया। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसने इमाम शेख लादन से पूछा था कि नमाज न पढ़ने, रोजा न रखने, दाढ़ी मुंडवाने और लोगों को नाक कान कटवाने का प्रायश्चित क्या हो सकता है। मुहर्रम को इसलिए रोका क्योंकि मुहर्रम में मूर्ति पूजा का एक संकेत है और इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। ताजिए भी एक प्रकार की मूर्तियां ही है ना। तो शेख लादन ने लिखा है इस चीज को कि सुल्तान ने जिंदगी भर जो भी पाप किए थे उसकी एक लिस्ट बनवाई और फिर आदेश जारी किया कि खजाना, यानी जो मेरा पर्सनल खजाना है वो अलग है, शाही कोष, और बैतुल माल जो सार्वजनिक कोष है वो अलग है। तो हमारे शाही कोष से हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए पैसा निकाला जाए, धन निकाला जाए और उलेमाओं में दान कर दिया जाए। हिंदुओं पर जजिया लगवा दिया फिर से। और एक गांव था, उस गांव का नाम था कानीर। और वहां एक ब्राह्मण था बोधन। इसने कह दिया था कि हिंदू और इस्लाम एक है, बराबर है। तो इसको जिंदा चलवा दिया। इसकी संगति बहुत बुरी थी, बहुत सारे कट्टर उलेमा इसके साथ रहते थे। एक था सैयद सदरुद्दीन कन्नौजी, मियाँ अब्दुल रहमान सीकरी, मियाँ अजीमुल्लाह संभली। ये इनको संभलने नहीं देते थे। तो ये इसकी धार्मिक नीतियां थी जो कि अत्यंत ही दूषित थी।
हिंदू माता का संतान था, हमको लगता है इसीलिए ये सब कर रहा था कि लोग ये ना कहें कि ये खुद ही काफिर है, तो अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन एक पक्ष इसका ये है, आर्थिक सुधारों में इसने अच्छा काम भी किया है। कभी-कभी लगता है फिरोज शाह तुगलक की ही आत्मा इसके अंदर थी। आर्थिक सुधार के लिए इसने सड़कों पे डाकुओं को मरवा डाला और खेती के विकास में पर्सनल इंटरेस्ट लेता था। जो खाने की चीजें थी, इनसे ज़कात को हटा दिया, चुंगी को, ताकि वो सस्ती हो जाए। जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी शुरू किया। अकबर ने जब गज इलाही प्रचलित किया, तब तक ये चलता रहा। 30 इंच या 39 अंगुल। गज इलाही और सिकंदरी का अनुपात 39:41 था। ब्लैक मार्केटिंग पर इसने रोक लगाई और हर सुबह पहला काम इसका होता था कि बाजार की रेट लिस्ट इसको दी जाती थी कि आज बाजार किस भाव चल रहा है। तो इसने अपने शासनकाल में लगान बही प्रचलित करवाया और यही आगे चल करके शेर शाह के लगान बही का आधार बनी। एडवर्ड थॉमस लिखते हैं कि बाबर के टाइम के बाद जो भी मुगलों को स्टैटिस्टिक नॉलेज था, वो सिकंदर लोदी की वजह से था। राज्य का हिसाब किताब बनवाया, इसके लिए लेखा परीक्षण प्रणाली शुरू की। सभी सूबेदारों और जागीरदारों को आदेश दिया कि अपनी आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करें। भ्रष्टाचार के लिए ये बहुत भयंकर सजा देता था। तो सभी इतिहासकार कहते हैं कि इसके समय में चीजें सस्ती थी इसकी वजह से। लेकिन एक इतिहासकार हैं, डॉक्टर M.A. हलीम, ये कहते हैं कि सिकंदर लोदी की वजह से चीजें सस्ती नहीं थी। ये कहते हैं कि चीजें सस्ती इसलिए थी क्योंकि सोने और चांदी की थी कमी और माल को एक दूसरे के स्थान से ले जाना ले आना था मुश्किल, क्योंकि सिक्के थे नहीं। तो इधर उधर जा नहीं पाता था, तो जहां उत्पन्न होता था वहीं रहता था, वहीं बिकता था।
तो इसलिए कंपटीशन था नहीं, इसलिए सस्ती थी। अच्छा, ये दरबार रात को लगाता था। और इसके साथ 17 उलेमा रहते थे। जब तक ये खाना नहीं खाता था, ये 17 लोग भूखे ही रहते थे। रिचकुल्ला कहता है कि ये इसने टाइम टेबल बना रखा था हर काम के लिए, डेली रूटीन। और पूरे टाइम में जब तक ये जिंदा रहा, टाइम टेबल को फॉलो करता रहा। जिस व्यक्ति को एक बार कुछ भी निश्चित कर देता था, तो आजीवन उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं था। इसको भी नारायण शंकर की तरफ बदलती चीजें अच्छी नहीं लगती थी। मोहब्बतें फिल्म नहीं देखे हो? न्याय व्यवस्था भी इसकी बड़ी सुदृढ़ है। और मियाँ भुआ ने इसकी न्याय व्यवस्था को आकार दिया था। दंड बड़ा कठोरता से देता था। अब्दुल्ला खान लिखता है कि इसके समय चोर डकैती सब बंद हो गई थी, और सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सल्तनत काल में इसी की थी। इसके गुप्तचर इतने शार्प थे कि इसको इस बात की भी जानकारी थी कि इसका अमीर एक बार बाहर सोया था और रात में वर्षा हो गई, तो नौकर तो थे नहीं देर रात को, तो अमीर अपना पलंग स्वयं उठा करके कमरे में ले गया था। इसकी भी इसको खबर थी, और ये खुद भेष बदल करके निकलता था अपने साम्राज्य के बारे में पता करने। जनता सोचती थी कि भूत प्रेत भी इसके जासूस गुप्तचर है। अलाउद्दीन खिलजी की जगह दाग और चेहरा फिर से इसने शुरू करवाया। और सेना जब अभियान पे होती थी तो 2 फरमान रोज अपनी सेना को भेजता था, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग फरमान सेना को उस दिन तय की जाने वाली यात्रा बताती थी, और इवनिंग फरमान उसको रात में शिविर लगाने के लिए सूचना देता था। तो ये इसके आर्थिक सुधार थे। यहां तक समझ में आ गया? बोलते बोलते मेरे गले में होने लगा दर्द। किसने भारत के पहले अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया? के निजामी, पीटर जैक्सन, आपी त्रिपाठी, जॉन ऑफ रिचर्ड्स।
हाँ, घर में बोलने का मन नहीं करता है, बीवी बीवी इसी से गुस्सा आती है, कहती है बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं। किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? चलो, ये फाइनल लीडर बोर्ड है। सीमा फर्स्ट, मीना सेकंड, एकता थर्ड, अभिमन्यु, सपना, रणवीर, रवीश, काजल, हर्षित, कौशल। तो बाकी हम कल करेंगे और 9 बजे मिलते हैं आपसे। आज और भी क्लियर करेंगे उसको, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है।